जानी थी किस तरीके से लैंड का यूज होता है, अर्थ के ऊपर की 30% लैंड में किस तरीके से 90% पॉपुलेशन रहती है, कैसे धीरे धीरे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड क्या होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। आज इस पार्ट में हम लोग सॉइल के बारे में जानेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil। तो ये जो लैंड के ऊपर जो थिन लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है मिट्टी की, उसे हम कहते हैं सॉइल। It is closely linked to the land। लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। अलग अलग लैंडफॉर्म्स बताते हैं कि सॉइल किस टाइप की होगी, जैसे माउंटेन वाला जो लैंड होता है या फिर कोस्टल लैंड होता है, उसके हिसाब से वहां की मिट्टी भी अलग अलग होती है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये जो सॉइल होता है बच्चों, ये एनिमल्स के मर जाने के बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, फर्टिलाइजर्स, फिर बाद में मैन्यूअर्स के कारण, वेजिटेबल पील्स के कारण, हर तरह की वेदर क्लाइमेट को सह कर ये सॉइल बना होता है। Soil is made up of organic matter, minerals and weatherant rocks found on the earth. This happens through the process of weathering। सदियों की वेदरिंग के बाद बहुत समय से जो बारिश, हवा, धूप, इन सब के कारण जो चेंजेस आते हैं उससे सॉइल बनता है। The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile। और जब सही अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर्स मिक्स होते हैं सॉइल के अंदर, तो हम उसे फर्टाइल सॉइल कहते हैं। फर्टाइल सॉइल यानी अच्छी उपजाऊ सॉइल। बच्चों यहाँ पर देखो बॉक्स में आपको वेदरिंग का डेफिनेशन दे रखा है। The breaking up of decay and exposed rocks by temperature changes, frost action, plants, animals and man। जो टाइम्स बहुत समय से जो डिकेइंग हो रहा है रॉक्स का टेम्परेचर के कारण, जो फ्रॉस्ट के कारण जो भी एक्शन हो रहा है, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के कारण जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे हम वेदरिंग कहते हैं। बच्चों यहाँ पे फिगर में आपको दिखा रखा है कि कैसे ये टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, वनस्पतियां, पेड़ पौधे उग रहे हैं, ह्यूमस यानी यहाँ की फर्टिलिटी। सब सॉइल विथ सैंड, स्लिट एंड क्ले। इसके नीचे सैंड होती है, स्लिट होती है और क्ले होती है। नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल जो समय के साथ साथ, मौसम के साथ साथ बदलता रहता है, और उसके नीचे पैरेंट रॉक। बच्चों यहाँ पे आपको बॉक्स में एक फैक्ट दे रखा है। It takes hundreds of years to make just 1 centimeter of soil। तो सॉइल इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पिछले पार्ट में हमने सॉइल इरोशन को भी जाना था कि सॉइल इरोशन से बचना चाहिए क्योंकि वो बड़ा ही नुकसान पहुंचाता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, किस तरीके से सॉइल बनता है। The major factors of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factors। तो parent rock के कारण और climatic factor के कारण सॉइल के अंदर आप जो नेचर होता है वो सॉइल का समझ पाते हैं। Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation। All this differ from place to place। हर जगह की सॉइल बच्चों अलग अलग होती है। जैसे नदी के आसपास की सॉइल बड़ी ही फर्टाइल होती है, वहां पे अच्छे से एग्रीकल्चर हो सकता है। डेजर्ट के आसपास की जो सॉइल होती है या डेजर्ट की खुद के ऊपर की जो सॉइल होती है वो टोटली इनफर्टाइल होती है, वहां पे फर्टिलिटी नहीं होती, वहां पे हम कुछ भी नहीं उगा सकते। तो देखो यहाँ पे एक माइंड मैप बना हुआ है। कैसे सॉइल पैरेंट रॉक पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फौना मतलब एनिमल्स, और रिलीफ। तो देखो पैरेंट रॉक को समझते हैं। पैरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी। तो जो पैरेंट रॉक होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है सॉइल कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, यानी छूने पे वो कैसा महसूस होगा, एकदम सॉफ्ट, स्मूथ या रफ। फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, परमिएबिलिटी यानी वो किस किस को परमिशन देगा अंदर आने के लिए, हवा को परमिशन देगा या नहीं, पानी उसमें ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होगा या नहीं। क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट में देखो टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। कैसा, आप देखिए डेजर्ट में कम से कम बारिश होती है, कोस्टल रीजन पे ज्यादा से ज्यादा बारिश होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी बहुत अच्छी बारिश होती है। तो बारिश के ऊपर, धूप के ऊपर, गर्मी के ऊपर भी सॉइल जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। रिलीफ की बात करें, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ स्लोप।
सॉइल। तो अगर हम देखें कि कहीं पे ज्यादा ढलान है तो वहां किस तरह की मिट्टी एकदम जमी रहेगी, किस कहीं पे बहुत ऊंचाई है तो वहां पे मिट्टी जमेगी या सारी पानी के साथ, बारिश में सारी पानी के साथ बहकर नीचे आ जाएगी। फिर है फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। तो फ्लोरा और फौना जो होते हैं वो ह्यूमस को जन्म देते हैं। ह्यूमस मतलब फर्टिलिटी। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई एनिमल्स सॉइल के अंदर बच्चों मिक्स हो गए हैं, मर गए हैं, तो उनकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आ जाएंगे। ये एक तरीके से नेचुरल मैन्यूअर का काम करते हैं। फिर टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अगर किसी लैंड को हम रिकवर होने दे रहे हैं, उसको उसके ऊपर अच्छे से पेड़ पौधे उगाए हुए हैं, तो काफी लंबे समय के बाद भी वो सॉइल बहुत ही अच्छी रहेगी। तो ये सब डिपेंड करता है उसके टाइम पर। बच्चों अब समझते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी किस तरीके से सॉइल को हार्म पहुंचता है ह्यूमंस के एक्टिविटीज से और हम कैसे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं यानी बचा सकते हैं। Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. सॉइल का इरोशन हो जाना यानी सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाना या पानी में बह के चले जाना। डिप्लीशन यानी उसका जो भी एक लेयर है उसका टूट जाना। हम लोग अंधाधुंध डिगिंग करते हैं मिनरल्स को निकालने के लिए और खड्डा खोद देते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, तो इससे भी सॉइल को बड़ा ही खतरा होता है। Both human and natural factors can lead to degradation of soil. जैसे अभी अभी मैंने बताया, अगर ह्यूमंस कंस्ट्रक्शन के लिए सॉइल को खोद रहे हैं या अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, बारिश के पानी में एक जगह का सॉइल बहकर दूसरी जगह चला गया है, तो दोनों ही फैक्टर्स जिम्मेदार हैं सॉइल के डिग्रेडेशन के लिए, नेचुरल भी और मैनमेड भी। डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्ट्रेशन यानी पेड़ों के काटने के कारण, ओवरग्रेजिंग यानी बहुत ज्यादा अगर जानवर घास को चर लेंगे, पूरे के पूरे लैंड को क्या कर लेंगे, घास ज्यादा उखड़ जाएगी तो लैंड का सॉइल जो होता है टॉप लेयर वो भी उखड़ कर बाहर आ जाएगा। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। तो अगर हम हद से ज्यादा केमिकल्स यूज करेंगे, रेन वॉश के कारण बहुत ज्यादा पानी अगर गिर जाता है बारिश में या लैंडस्लाइड फ्लड्स हो जाते हैं, तो भी हमारा जो सॉइल है उसको डैमेज हो सकता है। बच्चों यहाँ पे बॉक्स में एक एक्टिविटी दे रखी है। इन इंडिया सॉइल्स कुड बी एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्टिक एंड माउंटेन सॉइल। Collect a handful of different types of soil and observe how they are different. तो यहाँ पे बता रखा है सॉइल काफी अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग कलर का होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। जैसे ब्लैक सॉइल, उसमें कॉटन अच्छे से उग पाता है क्योंकि वो मॉइस्चर को पकड़ के रखता है। रेड सॉइल, उसके अंदर आयरन बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसका कलर रेड होता है। तो इसी तरीके की अगर आपके आसपास में मिट्टी है तो उसे कलेक्ट कीजिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखो मुल्चिंग का मतलब क्या होता है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो ऐसी जगह यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज उग नहीं रही है, पेड़ भी बहुत कम है, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉ यानी सूखी घास से भी लैंड को ढक सकते हैं ताकि लैंड के अंदर की नमी बनी रहे, ज्यादा धूप के कारण उसके अंदर का जो भी वाटर है वो इवापोरेट ना हो जाए। उसके बाद है काउंटर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रासेस, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। तो हम सॉइल के अंदर की नमी को बनी रहने के लिए इस तरीके के बैरियर्स बना सकते हैं, यानी स्टोन से इस तरह की एक फेंसिंग तैयार कर सकते हैं जिससे वहां पे पानी रुका रहे और पानी के साथ में जो अगर सॉइल भी बहकर जा रही है उसको हम रोक सकें। फिर है रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। तो बच्चों बहुत बार क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है और उसके कारण क्या होता है, ढेर सारा पानी एक साथ आ जाता है और लैंड के ऊपर का सॉइल बहकर निकल जाता है। उसको रोकने के लिए हम जगह जगह पर पत्थर रख सकते हैं, बड़ी बड़ी स्टोन वॉल्स बना सकते हैं ताकि पानी पूरे प्रेशर से आकर सॉइल को इरोड ना कर सके।
फिर है टेरेस फार्मिंग. These are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They can reduce surface runoff and soil erosion. तो बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है टेरेस फार्मिंग मतलब हम इस तरीके से स्टेप्स बनाकर फार्मिंग कर सकते हैं ताकि जो पानी पूरा सॉइल को नीचे बह कर ले जाता वो ना हो सके और हम लोग एग्रीकल्चर माउंटेनियस या स्लोपी रीजन पे भी कर सकें. फिर है इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग यानी एक साथ अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करना. Different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash. अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगाए जाते हैं ताकि जो लैंड है वो कभी खाली ना रहे और उसके कारण सॉइल इरोशन ना हो. फिर है काउंटर प्लोइंग. Plowing parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. तो यहाँ पे देखो फिगर के अंदर काउंटर प्लोइंग दे रखा है किस तरीके से हम यहाँ पे स्टोन के जो है दीवार बना सकते हैं फिर फार्मिंग कर सकते हैं फिर दीवार बना सकते हैं फिर फार्मिंग कर सकते हैं. इससे क्या होगा जो भी हम फार्म कर रहे हैं जो भी हमारा जो क्रॉप है उसको पानी भी मिलता रहेगा सॉइल इरोशन भी नहीं होगा और पानी भी जमा रहेगा. फिर है शेल्टर बेल्ट्स. तो यहाँ पे पिक्चर में देखो शेल्टर बेल्ट यानी ऐसा शेल्टर हम लगा सकते हैं ऐसा बेल्ट बना सकते हैं ढेर सारे पेड़ों को एक लाइन में फेंसिंग की तरह अरेंज कर सकते हैं. In the coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect the soil cover. अब प्लांट्स जो होंगे वो बता देंगे ट्रीज जो बता देंगे कि किस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा हवा है तो क्या किया जा सकता है सॉइल इरोशन को रोका जा सकता है. बच्चों यहाँ पे देखो एक प्यारी सी एक्टिविटी दे रखी है जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम सॉइल इरोशन को कैसे रोक सकते हैं. तो देखो मैं पढ़ रही हूँ एक्टिविटी को. टेक 2 ट्रेस A and B of same size. Make 6 holes in the end of these trays and then fill them with the same amount of soil. Leave the soil in tray A bare while grow grass in tray B. तो यहाँ पे 2 ट्रे लेने को कहा है हमें 6 होल्स बनाने के लिए कहा गया है ट्रे के नीचे फिर कहा गया है सेम अमाउंट ऑफ सॉइल दोनों ट्रे के अंदर ले लो. ट्रे ए के अंदर हमें कुछ भी कोई भी मतलब प्लांट को नहीं ग्रो करना है ट्रे बी के अंदर हमें प्लांट्स को ग्रो करना है. उसके बाद देखो when the grass in tray B has grown few centimeters high, place both the trays in such a way that they are on a slope. अब क्या करना है हमें दोनों ट्रे को इस तरीके से रखना है tilted motion में थोड़ा सा slope create करना है. Pour 1 mug of water from the same height into trays. Collect the muddy water that trickles down the holes of both trays in 2 separate containers and compare how much soil is washed out of each tray. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि दोनों ट्रे के ऊपर फिर आपको 1 मग पानी डालना है और होल में से पानी को निकलने देना है. एक बीकर के अंदर इस पानी को कलेक्ट कर लो. फिर ध्यान से देखो कौन से वाले जो ट्रे है उसका सॉइल बहुत ज्यादा वाटर के साथ में वॉश हो गया. आई एम श्योर अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ट्रे ए का जो लैंड का जो सॉइल होता है वो सबसे ज्यादा वॉश आउट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है सॉइल इरोशन. प्लांट्स ना होने के कारण जो सॉइल है उसको प्लांट नहीं पकड़ पाएंगे और वो सारा का सारा वाटर के साथ में वॉश हो जाएगा. अब बच्चों आते हैं वाटर के ऊपर. वाटर जिसे हम वंडर लिक्विड भी कहते हैं क्योंकि ये बड़ा मैजिकल है. सरवाइव करने के लिए वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. Water is a vital renewable natural resource. 3/4 of the earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. तो हमारा जो 3/4 हिस्सा है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है इसीलिए हम अर्थ को वाटर प्लैनेट कहते हैं. अगर हम स्पेस में से अर्थ को देखें तो अर्थ ब्लू कलर का दिखता है. It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the oceans cover 2/3 of Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. तो हमें लगता है कि 3.5 बिलियन ईयर बैक जब अर्थ का सरफेस क्रिएट होने लगा था तब से ओशंस हैं और आज तक ये सर्व कर रहे हैं सर्विसेज दे रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की लाइफ को. The ocean water is however saline and not fit for human consumption. हम ये मान के चले कि ओशन वाटर नमकीन होता है नमक से भरा होता है और वो इंसान के पीने के लिए या किसी और काम के लिए यूज नहीं होता.
फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर सिर्फ 2.7% जितना है। Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica। तो हम बात करें कि फ्रेश वाटर जो है उसमें से 2.7% में से भी जो मैक्सिमम हिस्सा है वो आइस शीट में यानी ग्लेशियर्स के फॉर्म में एंटार्क्टिका में है, पोलर रीजन में, ग्रीनलैंड में एंड माउंटेन रीजन में है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। अब अगर किसी को यहाँ पे एशिया में पानी पीना है तो वो एंटार्क्टिका में जाकर तो नहीं पी पाएगा, तो इसीलिए वो भी हमारे किसी यूज का नहीं है। यही मान के अगर हम चलें तो ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। तो इतनी बड़ी जो पॉपुलेटेड कंट्रीज है, इतनी सारी, वो सिर्फ 1% वाटर के ऊपर टिकी हुई है। It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes and as water vapors in the atmosphere। तो हम ये समझ लें कि फ्रेश वाटर अवेलेबल है ग्राउंड वाटर की फॉर्म में यानी जमीन के नीचे से, और ये पानी फ्रेश वाटर हमें नदियों में, तालाबों में या फिर वाटर वेपर्स के फॉर्म में मिलता है, जो आगे चल के एक वाटर साइकिल बनाता है और रेन के फॉर्म में वापस नीचे आ जाता है। Fresh water is therefore the most precious substance on earth. Water can neither be added nor subtracted from the earth. Its total volume remains constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion। तो बच्चों, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि पानी खत्म हो रहा है, पानी कम है। वो हमें इसलिए नजर आता है क्योंकि पानी कंटिन्यूअसली मोशन करता है। पहले तालाब में दिखता है, नदी में दिखता है, वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, वापस से बारिश बन के आ जाता है, तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि पानी खत्म हो रहा है। एक्चुअली में पानी ओशंस में बढ़ रहा है, लेकिन फ्रेश वाटर का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे हम खराब कर रहे हैं, उसको पॉल्यूटेड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर कर। तो यहाँ पर देखो एक फैक्ट दे रखा है, डू यू नो अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स अ ईयर। तो अगर हम एक टैप को यानी एक नल को बूंद बूंद वो चल रहा हो, अगर उसे बंद करना ढंग से बंद ना करें और उसमें से बूंद बूंद गिरता रहेगा तो भी 1200 लीटर 1200 लीटर उसमें से वाटर वेस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि जल है तो जीवन है, तो हमें सेव वाटर वाले ये जो हम नारे लगाते हैं उनको दिल से फॉलो भी करना चाहिए। Fresh water is therefore the most precious substance on earth. Water can neither be added nor subtracted from the earth. Its total volume remains constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, the land and back again through the processes of evaporation, precipitation and runoff. This, as you already know, is referred to as water cycle। तो बच्चों, ये आप जानते ही हो कि किस तरीके से वाटर का मोशन होता है, कैसे वो रेन वाटर में कन्वर्ट होता है, इवोपोरेशन के थ्रू कंडेंसेशन होता है और फिर बाद में वो बह बहकर सारा का सारा ओशंस में चला जाता है। Humans use huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production। हम लोग अपने घरेलू कामों के लिए तो वाटर का यूज करते ही हैं, वॉशिंग के लिए, लेकिन प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं। अगर हम इंडस्ट्री में होते हैं तो भी पानी की जरूरत पड़ती है, एग्रीकल्चर में भी पानी की जरूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन में भी पानी की जरूरत पड़ती है। Water for agriculture, industries, generating electricity through reservoirs of dams are the other usages. Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortages in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution। आज अगर हम देखें इस टेबल में एक एक्टिविटी के हिसाब से समझे तो ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर पानी, कुकिंग के लिए 4 लीटर पानी, नहाने के लिए कम से कम 20 लीटर पानी, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर पानी, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए 40 लीटर पानी। तो एक इंसान को अपने रेगुलर रूटीन काम के लिए भी अराउंड 135 लीटर ऑफ पानी लग जाता है। तो सोचिए अगर इसी तरीके से हम पानी को वेस्ट करते रहेंगे, ये पानी कितना इंपॉर्टेंट है, इससे बिजली बनती है, इससे हम लोग
कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो गया है। हम अपने घर में ही मोटर से पानी को खींचना पसंद कर लेंगे, लेकिन नहाए बिना हम ऑफिस नहीं जा सकते, स्कूल्स नहीं जा सकते। तो इन सब के कारण हमें समझना चाहिए कि अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो पानी के बिना रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा, पानी के बिना सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो क्या प्रॉब्लम्स है पानी के अवेलेबल होने में? तो यहाँ पे देखो हम एक फैक्ट पढ़ लेते हैं पहले। डू यू नो, हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट? क्या आपने कभी पानी के मार्केट के बारे में सुना है? अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.2 lakhs is completely dependent on purchasing water फ्रॉम द नियर बाय तालुकास। और एक सिटी है जिसका नाम है अमरेली, जो सौराष्ट्र रीजन गुजरात में है, जहाँ की पॉपुलेशन 1.2 lakhs है, और ये पूरी की पूरी डिपेंडेंट है पानी के खरीदने और बेचने के ऊपर। तो देखो ये एक फैक्ट था, किस तरीके से कुछ लोग आज भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। There is scarcity of water in many regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, part of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America, and entire Australia are facing shortages in fresh water supply. Countries located in climatic zones most susceptible to droughts face great problems of water scarcity. बच्चों बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, वहाँ फ्रेश वाटर सप्लाई की बहुत शॉर्टेज है। ऐसे बहुत सारी जोन है जहां बहुत समय से सूखा पड़ते आ रहा है और पानी की बहुत कमी है। Thus water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources. इससे ये साबित होता है कि अगर हम पानी का अंधाधुंध यूज करेंगे, वेस्ट करेंगे, या जो भी रिजर्वॉयर्स होते हैं उनका कंजर्वेशन नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें आगे चल के हमारे साथ, हमारी सिटी में, हमारी कंट्री में, हमारे स्टेट में भी हो सकती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो अब किस तरीके से हम वाटर रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, कैसे ये जो पानी से लबालब हमारी नदियां हैं, पानी से भरे तालाब हैं, इन सबको हम कैसे बचा सकते हैं। तो एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। तो आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम कैसे साफ पानी, जो हमारा फ्रेश वाटर है, उसको कैसे बचा सकते हैं। बच्चों पिक्चर में आप ये देख रहे हैं, ये कोई नाला नहीं है, बल्कि ये यमुना नदी है। यमुना इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड गार्बेज। ये यमुना नदी है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ये सभी नदियों को हम लोग इंडिया में पूजते हैं, इनकी पूजा करते हैं, और इसका हाल देखकर ये लग रहा है जैसे कोई नाला है। दरअसल ये नदी है जिसमें शहर की गंदगी, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी इंडस्ट्री का वेस्ट और गार्बेज सब कुछ थ्रो कर दिया जाता है, जिसके कारण इसकी हालत हुई है। सोचो अब इसके अंदर जो भी मरीन एनिमल्स होंगे वो सब मर जाएंगे, तो फिर ये इकोसिस्टम को आगे चल के डिस्टर्ब करेंगे। Steps have to be taken to conserve this dwindling resource. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals, and industrial effluents in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metals, and pesticides. तो न केवल हम लोग गंदगी छोड़ रहे हैं, गार्बेज छोड़ रहे हैं पानी के अंदर, नदियों के अंदर, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये जो नदियों का पानी है ये पॉल्यूटेड हो रहा है, फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वाटर तो रिन्यूएबल सोर्स से, बारिश आएगी फिर से पानी आ जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण फ्रेश वाटर की कमी हो सकती है। Most of these chemicals being non-biodegradable reach human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो भी गंदगी फैक्ट्रीज छोड़ती हैं, हम इसको ये कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि उनको पानी, जो गंदा पानी वो बाहर छोड़ रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसको पहले ट्रीट करें ताकि वो पानी को पॉल्यूट ना कर सके। Forest and other vegetation cover slow the surface runoff
एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए, ताकि क्या होगा, पेड़ जो है वो सारे पानी को बहने नहीं देंगे और इससे ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। बच्चों, आपने अपने अर्लियर लोअर स्टैंडर्ड्स में वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ रखा है, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। रूफ टॉप से, यानी अगर बारिश हो रही है तो बारिश के पानी को छत से पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड में इकट्ठा कर सकते हैं, छोटे छोटे चेक डैम्स बना सकते हैं। The canals should be properly lined to minimize losses by water seepage। तो हम कैनल्स बना सकते हैं ताकि पानी का वेस्ट ना हो। वाटर को हम इरिगेशन फील्ड्स में भी यूज कर सकते हैं। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। तो बच्चों, आपने अपने साइंस के चैप्टर नंबर 1 में जिसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, उसमें भी इरिगेशन के 2 मेथड्स पढ़ रखे हैं, ड्रिप इरिगेशन मेथड एंड स्प्रिंकलर मेथड। तो देखो, ये स्प्रिंकलर मेथड की यहाँ पे फोटो दी हुई है, किस तरीके से पानी छोटे छोटे अमाउंट में बारिश के फॉर्म में हम फील्ड्स में डाल सकते हैं, जिससे हमारी फसल भी हरी भरी रहेगी, पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा, इवेपोरेशन भी नहीं होगा, और ये इकोनॉमिकली भी बड़ा ही चीप होता है। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय एडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ कंजर्वेशन। तो इस तरीके से हम ये जो कीमती खजाना है पानी, इसको बचा सकते हैं और हमारी अर्थ को, हमारे ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, इस पूरी पृथ्वी को वाटर जैसे खजाने को गिफ्ट में दे सकते हैं, ताकि हर कोई अच्छे